ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने बात करी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो फंक्शंस थे। उन दो फंक्शंस के बारे में हमने पहले बात कर ली थी। सबसे पहला फंक्शन ये था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम कर रही थी, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क रेडी कर रही थी। दूसरा उसका पर्पस क्या था कि वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम कर रही थी। एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी वो ऑर्डिनरी फंक्शंस, ऑर्डिनरी लॉज बना रही थी इंडियन डोमिनियन के लिए। बट इन दो फंक्शंस के अलावा भी वो कुछ और फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी, और वो क्या क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। इन एडिशन टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। दो काम उसके करने के अलावा भी, इन एडिशन टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक काम जो वो परफॉर्म कर रही थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, और दूसरा काम एनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज जो वो काम कर रही थी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। इन दोनों फंक्शंस परफॉर्म करने के साथ भी, इन एडिशन टू ऑल दीज, इन एडिशन टू बोथ दीज फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो परफॉर्म करती थी कुछ और फंक्शंस। और वो क्या क्या थे? सबसे पहला, इट रैटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मे 1949। मई 1949 के अंदर इसने क्या अग्री किया, क्या अडॉप्ट किया कि इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट होगा, राइट, कि इंडिया भी एक मेंबर होगा कॉमनवेल्थ नेशंस का। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एग्री कर लिया कब? मई 1949 के अंदर। ये पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन ये था, इट अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947। जुलाई 1947 के अंदर इसने तिरंगा या फिर ट्राई कलर फ्लैग को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया। थर्ड फीचर क्या था इसका? थर्ड फंक्शन क्या था? इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24 1950। जनवरी 24 1950 को तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। सबसे पहला, नेशनल एंथम उन्होंने अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम क्या था? जन गण मन, विच वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। फिर फोर्थ फंक्शन क्या था? इट अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24 1950। मैंने बताया था कि तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती। सबसे पहला नेशनल एंथम, दूसरा नेशनल सॉन्ग भी इसी दिन अडॉप्ट किया था जो था वंदे मातरम, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राइट। तो जनवरी 24 को सबसे पहले नेशनल एंथम अडॉप्ट किया और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। तीसरी चीज़ जो जनवरी 24 1950 को हुई, that Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India, राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इलेक्ट किया गया जनवरी 24 1950 को। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं जनवरी 24 को हुई थी। इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 11 सेशंस ओवर 2 years 11 months and 18 days। यानी कि सबसे पहली बार हमने देखा था कि वो 9 दिसंबर 1946 के अंदर सबसे पहला सेशन उसका होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, सबसे पहली मीटिंग होती है। और लास्ट मीटिंग उसकी कब होती है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को उसकी लास्ट मीटिंग होती है। इस टेन्योर के अंदर कितना टाइम रहा? 2 साल, 11 महीने और 18 डेज। इस टाइम पीरियड के अंदर 11 सेशंस हुए, यानी कि 11 बार अलग अलग बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी और डिस्कस किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर को। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड गॉन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अबाउट 60 कंट्रीज। यानी कि लगभग उन्होंने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा, उनकी जो भी अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे उनको अडॉप्ट किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको एनैक्ट किया। इसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला भी था दैट वी हैव रैंसैक्ड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ प्रेजेंट डेमोक्रेसीज एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कंसिडर्ड फॉर 114 days। और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था बाय ड्राफ्टिंग कमिटी, उसको कंसीडर किया गया, रीड किया गया और एनालाइज किया गया 114 डेज तक। जो टोटल एक्सपेंडिचर आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड टू 64 लाख। 64 लाख रुपीज लग गए थे टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इस टाइम पीरियड के अंदर। अब जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। ये हमने देख लिया, पहला सेशन 9 दिसंबर 1946 और लास्ट सेशन जनवरी 24 1950। It however did not end and continued as a provincial parliament for India। यानी कि उसका फंक्शन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी वो तो खत्म हो गया था। आखिरी बार जब वो जनवरी 24 1950 को मिली, तब एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो उसका फंक्शन था वो तो कंप्लीट हो गया। बट वो लेजिस्लेचर का पार्ट अभी भी कंटिन्यू कर रही थी। इट वॉज स्टिल कंटिन्यूइंग एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी और एज ए लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और कैसे? कि वो एक प्रोविंशियल पार्लियामेंट बनी इंडिया की। जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं हो जाते और नया पार्लियामेंट नहीं बन जाता, तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एक पार्लियामेंट की तरह काम करेगी।
from January 26, 1950 till the formation of new parliament after first general elections in 1951, 1952. तो 1951, 1952 के अंदर जब हमारे इलेक्शंस हुए, सबसे पहले इलेक्शन, उसके बाद जो पहला कैबिनेट बना, उससे पहले पहले और कब से लेके जनवरी 26, 1915 से लेके तब तक, जब तक पहला कैबिनेट नहीं बना इलेक्शन के बाद, तब तक जो है एक प्रोविजनल पार्लियामेंट इंडिया के अंदर काम करेगा, जो लॉज बनाएगा, ऑर्डिनरी लॉज। और वो पार्लियामेंट कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। अब हम बात करते हैं कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हुआ क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका काम था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। जो जितनी भी कमिटीज थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाना, और उनके चेयरपर्सन थे नन अदर देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, उसके इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा भी कई सारी ऐसी कमिटीज थी जिसने इस ड्राफ्टिंग कमेटी को असिस्ट किया, हेल्प किया या एड किया कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी करने के लिए। तो उन कमिटीज में लगभग 20 से 22 कमिटीज वैसी थी। उनमें से 8 कमिटीज जो थी वो मेजर कमिटीज थी। उसके अलावा 13-14 कमिटीज ऐसी थी जो माइनर कमिटीज थी, राइट। अब उनके बारे में हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। उनके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस उनके जो हेड्स थे या चेयरपर्सन थे वो आपको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। The Constituent Assembly appointed a number of committees to deal with different tasks of constitution making. अलग अलग टास्क दिए गए अलग अलग कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के फ्रेमवर्क के लिए। आउट ऑफ दीज 8 वर मेजर कमिटीज एंड अदर्स वर माइनर कमिटीज। देख ही लिया कि 8 मेजर कमिटीज हैं और उसके अलावा कुछ माइनर कमिटीज थी। नेम्स ऑफ दीज कमिटीज एंड देयर चेयरमैन आर गिवन बिलो। अब अगर आप मेजर कमिटीज के चेयरमैन भी याद कर लेते हैं दैट विल बी मोर देन इनफ। माइनर कमिटीज की चेयरपर्सन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ गुड कि अगर आप मेजर कमिटीज़ के सारे चेयरपर्सन का नाम याद कर लेंगे, राइट। तो मेजर कमिटीज़ कौन थी? सबसे पहली यूनियन पावर्स कमेटी, जो यूनियन सेंट्रल लेवल पे जितने भी पावर्स हैं उसकी कमेटी होगी और जवाहरलाल नेहरू उनको हेड करेंगे। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ऐसी कमेटी जो यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनियन लेवल पे जितने भी लॉज होंगे उससे रिलेटेड जो बातें होंगी वो सब भी जवाहरलाल नेहरू उसको प्रिसाइड करेंगे। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको हेड करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी उसको हेड कौन करेंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसको हेड करेंगे सरदार पटेल। इस एडवाइजरी कमेटी की अदर सब डिविजन्स और थे जो सब कमिटीज बनाई गई थी। इसका मेन काम था कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को एडवाइस करना, राइट। तभी इसका नाम एडवाइजरी कमेटी था। दिस कमिटी हैड द फॉलोइंग 5 सब कमिटी। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे JB कृपलानी। फिर माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी बनाई गई थी HC मुखर्जी। फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, यानी कि वो कमेटी जो आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज में एक्सक्लूडेड एरियाज हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कमेटी या सब कमेटी बनाई गई थी उनके हेड थे गोपीनाथ बोरदोलोई। फिर एक्सक्लूडेड एंड पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके लिए ये जनरल की बात है, यानी कि पहले में हमने देखा था असम के लिए, अब वो एरियाज अदर देन दोज इन असम, जो एरियाज अदर देन असम हैं बट एक्सक्लूड करे गए हैं या फिर पार्शियल एक्सक्लूड करे गए हैं, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सब कमेटी बनाई थी उसके हेड थे AV ठक्कर। फिर फिफ्थ सब कमेटी कौन सी थी? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज नॉर्थ वेस्ट में थे वो सब कमेटी। बट ये कमेटी जो है हटा दी गई थी। क्यों? क्योंकि जब ये कमेटी बनाई गई थी 1946 के अंदर और 1947 के अंदर फिर हमने देखा कि जब माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून को तो पार्टीशन हो जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सारे के सारे पाकिस्तान में चले जाते हैं, इसलिए इस कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं थी और ये कमेटी हटा दी गई। ठीक है। 6th इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स काम करेंगे, और उनके हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्दर सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। 7th स्टेट्स कमेटी, स्टेट्स जो भी होंगी प्रिंसली स्टेट्स या ब्रिटिश स्टेट्स, उन सबको नेगोशिएट करने के लिए और इंडियन यूनियन के अंदर मिलाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो स्टेट्स कमेटी थी, जिसके लिए काम सारा तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था बट इनके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। फिर स्टीयरिंग कमेटी वो काम करती है जो प्रोसीजरल वर्क करती है सारा, यानी कि देखती है कि सारा सारा मैनेजिंग वर्क देखती है किस तरह से हमारी कमिटीज काम कर रही हैं अच्छी तरीके से, और इसके हेड भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। इसके साथ हमारी मेजर कमिटीज तो पूरी हो जाती हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द माइनर कमिटीज।
राइट। सबसे पहली माइनर कमेटी थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल्स कमेटी थी, हाउस कमेटी थी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, एडहॉक कमेटी थी, राइट, और नेशनल फ्लैग। ये सारी कमिटीज़ को आप बस एक बार रीड करेंगे तो इट विल बी मोर देन इनफ, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, फिर कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, linguistic provinces commission, special commission to examine draft constitution, press gallery committee, ad hoc committee on citizenship, right। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, you can just skip through it। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। हमने देख ही लिया कि सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है और इसके मेंबर्स को याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्दो आप ये सब स्किप कर सकते हैं बट ये टॉपिक बिल्कुल स्किप मत करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमंग ऑल द कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वॉज द ड्राफ्टिंग कमिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ही था कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो ऐसी कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट या फ्रेमवर्क या ढांचा प्रेजेंट करेगी वो ऑब्वियसली इनहेरेंटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस वजह से ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दिस ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज सेटअप ऑन August 29th 1947। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप करी गई थी। It was this committee that entrusted with the task of preparing a draft for the constitution। इसका काम क्या था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया जो बनेगा उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था और इसका मेन टास्क था। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। अब ये 7 मेंबर थे इसके अंदर जिनके नाम याद करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो चेयरमैन थे, फिर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर थे एन माधवराव जिन्होंने किनको रिप्लेस किया था, बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था जिन्होंने रिजाइन कर दिया था इल हेल्थ की वजह से, फिर टी टी कृष्णमाचारी जो हमारे उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ऑल्सो एच सी मुखर्जी भी थे, और दूसरे सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, टी टी कृष्णमाचारी, और इन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खैतान को जो जिनकी 1948 के अंदर डेथ हो गई थी, राइट। तो ये 7 मेंबर्स की लिस्ट याद करना इंपॉर्टेंट है और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ भी सकता है। द ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रपोजल्स ऑफ वेरियस कमिटीज, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, जो और मेजर और माइनर कमिटीज हैं जिन्होंने एडवाइस किया है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उनकी एडवाइस को कंसीडर करना, रिकमेंडेशंस को लेना और फिर एक टास्क या फिर एक फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहला ड्राफ्ट प्रिपेयर किया आफ्टर द रिकमेंडेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल्स ऑफ वेरियस कमिटीज, विच वॉज पब्लिश्ड इन February 1948। और February 1948 के अंदर सबसे पहला ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश किया ड्राफ्ट कमेटी ने। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट एंड प्रपोज अमेंडमेंट्स, यानी कि ये जो ड्राफ्ट प्रपोज किया था ना ये पब्लिकली प्रपोज कर दिया गया था, यानी कि जितने भी देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं भी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, लॉयर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी एकेडमिशियंस हैं जो अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कोई एनालिसिस दे सकते हैं, कोई नया प्रपोज कर सकते हैं, कोई नया सजेशन दे सकते हैं, इट वॉज ओपन टू ऑल दो सजेशंस। और 8 महीने दिए गए कि आप अपना सजेशन दे सकते हो और इन सजेशंस को अच्छे से पढ़ा गया और फिर से सेकेंड ड्राफ्ट दिया गया 8 महीने के बाद अक्टूबर के अंदर। इसको हम आगे देखेंगे। इन द लाइट ऑफ पब्लिक कमेंट्स, यानी कि जो ये पब्लिक कमेंट्स या जो सजेशंस दिए थे इनको कंसीडर करने के बाद या क्रिटिसिजम्स और सजेशंस को कंसीडर करने के बाद द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रिपेयर्ड अ सेकेंड ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट कब आया था, फेब में, और फिर सेकेंड ड्राफ्ट कब आया, पब्लिश्ड इन October 1948। सेकेंड ड्राफ्ट कब आया, अक्टूबर 1948 के अंदर, राइट। द ड्राफ्टिंग कमिटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। लगभग 6 महीने लगे इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए और ये इट सैट ओनली फॉर 141 डेज, बस साथ में कब बैठे थे, 141 डेज तक। अब बात करते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका है, अब इसको इनैक्ट किस तरह से किया जाएगा। ये प्रियम्बल में इनैक्टमेंट डेट भी हमको दे रखी है November 26, 1949। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था। अगर हम बोलें ऑन व्हाट डेट डिड इट कम इनटू फोर्स, तब हम बोलेंगे January 26, 1950। इस डेट को इट केम इनटू फोर्स, बट इनैक्ट कब हुआ था, November 26, 1949, और ये प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है, राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली ऑन 4th November 1948।
दो हमने देख ही लिया कि दो अलग अलग, सबसे पहली और सेकंड रीडिंग है, सबसे पहला और दूसरा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था फेब में और अक्टूबर में। उसके बाद अगले महीने ही November 4, 1948 को फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट कर दिया बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने। बट ये फाइनल ड्राफ्ट के भी जो थर्ड फाइनल रीडिंग हो रही है, इसका भी फर्स्ट रीडिंग है। पहली दो तो ड्राफ्ट थे, तीसरा इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने पेश किया जाएगा और इसमें अलग अलग डिस्कशंस के साथ कुछ एक साल तक इस पर डिस्कशन चलेंगे और ये बार बार इसकी रीडिंग करी जाएगी क्लॉज बाय क्लॉज, और चेंजेस में लाए जाएंगे, मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। तो November 4, 1948 को सबसे पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पहली रीडिंग प्रेजेंट करी फाइनल ड्राफ्ट की। द असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 days। 5 दिन तक इस पर डिस्कशन किया, जनरल डिस्कशन, एक ओवरव्यू उन्होंने प्रेजेंट किया था। और 9 दिसंबर तक ये डिस्कशन चला, 4 से लेके 9 नवंबर तक ये डिस्कशन चला, 5 दिन तक फर्स्ट रीडिंग का। जो सेकेंड रीडिंग हुई, अब क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन, यानी कि हर आर्टिकल को क्लॉज बाय क्लॉज डिटेल में पढ़ा जा रहा था, स्टार्टेड ऑन November 15। नवंबर 9 को हमने देखा ये पहली रीडिंग खत्म होती है, उसके 6 दिन बाद ही ये November 15, 1948 को दूसरी रीडिंग शुरू कर देते हैं। और अब ये रीडिंग जो होती है ये एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, अच्छे से माइन्यूटली पढ़ा जाता है। एंड एंडेड ऑन October 17, 1949। और लगभग 11 महीने तक, एक साल तक इसको डिस्कस करा क्लॉज बाय क्लॉज पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। इसमें चेंजेस लाए गए कॉन्टिन्यूसली, साइमल्टेनियसली। ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मैनी एज 7653 अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड। लगभग 7600 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए थे इन 11 महीनों में, इस ड्राफ्ट के अंदर जो फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था बी आर अम्बेडकर ने। और जिसमें से 2500 लगभग वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन द असेंबली। यानी कि इतने सारे तो प्रपोज किए गए थे जिसमें से लगभग 2473 एक्चुअली डिस्कस किए थे असेंबली के अंदर। द थर्ड रीडिंग, अभी दो रीडिंग हो चुकी हैं, हमने देखा ना सबसे पहली रीडिंग कब थी, 4 से 9 नवंबर 1948, राइट। उसके बाद हमारी सेकेंड रीडिंग कब हो रही है, 15 को शुरू हो रही है, 15 नवंबर को शुरू हो रही है 1948 में, और कब खत्म हो रही है, 17 अक्टूबर 1949 को खत्म हो रही है। ये दो रीडिंग हो गई। अब तीसरी और फाइनल रीडिंग जो थी ऑफ द ड्राफ्ट स्टार्टेड ऑन November 14, 1949। 14 नवंबर 1949 को ये रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फाइनल रीडिंग शुरू होती है। और हमने देख लिया इसके 12 दिन बाद ही, 14 नवंबर के 12 दिन बाद 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हो जाता है, जिसके 2 महीने बाद एग्जैक्टली 26 जनवरी को इट केम इनटू फोर्स। और ये डेट इसलिए चूज करी थी क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज को कमेमोरेट करने के लिए, राइट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूव्ड अ मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। उन्होंने फाइनली क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेटल किया गया है असेंबली के अंदर उसको पास किया जाए। द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन November 26, 1949। ये मोशन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो बी आर अम्बेडकर ने अभी मूव किया है, इसको पास कर दिया गया, पास्ट डिक्लेयर कर दिया गया November 26, 1949 को। इसीलिए इस डेट को बोला जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ। एंड रिसीव्ड द सिग्नेचर्स ऑफ द मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट। और इसी डेट असेंबली के अंदर सारे के सारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो अब लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने सब ने इस पर साइन किया और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर भी November 26 को हुए। आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स, हमने देखा था ना कि 389 में से 90 तो चले ही गए थे जब पाकिस्तान बना था माउंटबेटन प्लान के बाद, तो 90 चले गए, तो 299 बचे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। उन 299 में से उस दिन यानी कि November 26 में केवल 284 प्रेजेंट थे और 15 उस दिन एब्सेंट थे। तो 284 लोगों ने उसको साइन किया, प्लस प्रेसिडेंट ने भी साइन किया, तो 285 लोगों ने उसको साइन किया। 284 + 1 were actually present on that day and signed the constitution. This is also the date mentioned in the preamble as the date on which the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution. Preamble में भी यही date mentioned है 26 नवंबर की instead of January 26। November 26 की डेट मेंशन है जिस दिन हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, एनैक्ट किया और लोगों को दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949 contained a preamble, 395 articles and 8 schedules। सबसे पहला बेयर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेजेंट किया गया November 26, 1949 में, उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। आज लगभग 420 आर्टिकल्स हैं और ये शेड्यूल्स भी जो हैं 12 हो चुके हैं।
द प्रियम्बल वॉज इनैक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनैक्टेड। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में लिखा जाता है, बट इसको इनैक्ट किया था बाद में, वॉज इनैक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी इनैक्टेड। तो इसको हमेशा याद रखना कि जो प्रियम्बल है, ऑल्दो इट इज रिटन in the beginning of the constitution, but it was enacted after the entire constitution had already been written and enacted। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द देन लॉ मिनिस्टर, जो उस टाइम पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन होने के साथ साथ लॉ मिनिस्टर की पोस्ट भी होल्ड कर रहे थे, पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली। यानी कि अगर एक इंसान का पूछा जाए, वन पर्सन हु कंप्लीटली डिवोटेड इज लाइफ, जिन्होंने इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सारा काम किया, उसका हेड कौन थे और किन्होंने लीड किया ड्राफ्टिंग कमेटी को? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली। He took a very prominent part in the deliberations of the assembly. He was known for his logical, forceful and persuasive arguments on the floor of the assembly। क्योंकि जब ये हमने देखा था कि जब सेकंड रीडिंग हो रही थी क्लॉज बाय क्लॉज, तो बहुत सारे लोग इसको अपोज भी कर रहे थे, और उन सब क्रिटिसिजम्स को फेस करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रेडी थे, और हर क्रिटिसिज्म के लिए उन्होंने अच्छा कमबैक दिया, राइट। इसीलिए वो अपनी लॉजिकल, एनालिटिकल और परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ही इज दिस ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु। मॉडर्न मनु का मतलब मनुस्मृति जो होती है, इट इज़ बेसिकली अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिंदूज। ये आयरनी है क्योंकि बेसिकली जो बी आर अम्बेडकर थे वो चिढ़ते थे एक तरह से मनुस्मृति से, जिसमें बहुत ज़्यादा थोड़ी कुछ रिएक्शनरी बातें लिखी थी रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट, बट फिर भी उनको एक मॉडर्न मनु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन को लीड किया था, या फिर चेयरपर्सन थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स कब हुआ, लागू कब होना शुरू हुआ? सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल, जो 393 के अंदर दे रखा है, contained in these articles came into force on November 26, 49 itself। यानी कि इस डेट को ये सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी आ गए थे फोर्स के अंदर, यानी कि लागू हो गए थे, बट जो और कई सारे प्रोविजंस बचे थे वो 2 महीने बाद लागू किए गए। द रिमेनिंग प्रोविजंस, जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। ठीक है। दिस डे इज रेफर्ड टू इन कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, राइट। इस डेट को डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे, जिसको हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं, राइट। अब ये 26 जनवरी क्यों चूज किया गया? जनवरी 26 वॉज स्पेसिफिकली चोजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? बिकॉज इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी अपनी, क्योंकि 1930 में एग्जैक्टली 20 साल पहले, ऑन दिस डे इन 1930, दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया था अपनी लाहौर सेशन के बाद ही, फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ द लाहौर सेशन दिसंबर 1929 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, और उसके बाद ही अगले महीने ही जनवरी 1930 के अंदर उन्होंने जो है 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया। और इस पूर्ण स्वराज डे को कमेमोरेट करने के लिए एग्जैक्टली 20 साल बाद जनवरी 26, 1950 को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट किया गया, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनैक्ट कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम बोलेंगे 26 नवंबर 1949। और हमसे पूछा जाए कि कमेंसमेंट डे कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 26 जैन 1950, राइट। With the commencement of the Constitution, the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act of 1935, यानी कि जो 2 एक्ट्स मेजर थे, इन दोनों को रिपील कर दिया गया, ठीक है। With all the enactments and amending or supplementing the latter were repealed, इनको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। कौन से 2 मेजर एक्ट्स को? 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट को, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, जो मेजर सोर्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इन दोनों एक्ट्स को रिपील कर दिया गया, बट एक एक्सेप्शन क्या था? द अबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 वाज हाउएवर कंटिन्यूड। ये प्राइवी काउंसिल क्या था? प्राइवी काउंसिल था अगर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जुडिशियल ऑर्गन के अंदर जो एपेक्स बॉडी है, उसके खिलाफ अगर कोई अपील पेश करनी है तो हम प्राइवी काउंसिल में जाते थे, जो लंदन के अंदर है। बट अब जो है हम सॉवरेन बॉडी हैं, सॉवरेन नेशन है, तो हम क्यों
अपना कनेक्शन रखें एक ऐसी बॉडी से जो ब्रिटेन के अंदर काम कर रही है। इसलिए एक अबॉलिशन एक्ट आया था 1949 के अंदर कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका प्राइवी काउंसिल के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अपील लेके जा के अगेंस्ट कोई अपील आप प्राइवी काउंसिल में नहीं पेश कर सकते। और ये अबॉलिशन जो एक्ट आया था 1949 में, इसको कंटिन्यू किया गया। इसके अलावा जो भी एक्ट्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, दोनों को रिपील कर दिया गया। राइट, अब हम बात करते हैं एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ कांग्रेस। अब हुआ क्या था 1946 के अंदर, हमको पता था कि इलेक्शंस होने वाले हैं, बट कांग्रेस को ये वाली बात पहले से ही पता थी कि हम इलेक्शंस में ऑलमोस्ट मोर और लेस जीत ही जाएंगे। तो बट और जैसे ही अगर हम जीत गए तो हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कमिटीज़ बनेंगी, जिन कमिटीज़ के बारे में हमने बात किया, मेजर और माइनस कमिटीज़, उनका काम किस तरह से होगा उसके लिए अलग से एक पहले कमेटी बिठा दी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। राइट, जिसको हम एक्सपर्ट्स कमेटी के नाम से जानते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स कमेटी क्या थी? ये ऐसी कमेटी थी जो इलेक्शन से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू हेड थे या चेयरपर्सन थे, जिन्होंने डिसाइड किया कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो वो किस तरह से काम करेगी, किस तरह से फंक्शन करेगी, उसकी प्रोसीडिंग्स, उसका वर्किंग किस तरह से होगा, वो डिसाइड करने के लिए पहले ही इन्होंने एक एक्सपर्ट्स कमेटी बिठा दी थी। While the elections to the Constituent Assembly was still in progress, on July 8, 1946, July 8, 1946 को कांग्रेस पार्टी, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट्स कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मटीरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाउंडेशन क्या होगा, किस तरह से वो काम करेगी, अपने प्रोसीडिंग्स करेगी, सिटिंग्स करेगी, उन सब के लिए एक प्रिपेयर करने के लिए उनके मटेरियल को एक एक्सपर्ट्स कमेटी बिठाई गई बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस कमेटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। इसमें ये सारे फॉलोइंग मेंबर्स थे: जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, एम आसिफ अली थे, के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी शाह थे। इसमें से ये सारे जने जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑलमोस्ट पार्ट भी थे। के टी शाह थे, डी आर गदगिल थे, हुमायूं कबीर थे, के संतनाम थे। Later in the chairman's proposal, it was resolved that Krishna Kriplani be co-opted as member and convener of the committee. जो कृष्णा कृपलानी थे वो पहले इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते एक्सपर्ट्स कमेटी में, बट जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रपोजल रखा, चेयरमैन ने प्रपोजल रखा कि इनको भी इंक्लूड कर दिया जाए, को ऑप्ट कर दिया जाए एज अ मेंबर एज वेल एज द कन्वीनर ऑफ दिस कमिटी, एक्सपर्ट्स कमिटी। ठीक है, द कमिटी हैड 2 सिटिंग्स। इसने 2 सिटिंग करी थी। एक सबसे पहली दिल्ली के अंदर हुई थी और दूसरी बॉम्बे में हुई थी। तो पहली सीटिंग जो हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर जो हुई थी हमारी, वो कब हुई थी? 20 से 22 जुलाई 1946 के अंदर। ठीक है, और दूसरी सीटिंग कब हुई थी, कहाँ हुई थी? बॉम्बे के अंदर हुई थी। और कब से कब? 15 टू 17 अगस्त 1946। ठीक है, तो सबसे पहली वाली जुलाई में और दूसरी वाली अगस्त के अंदर, ये 2 अलग अलग सीटिंग्स हुई थी एक्सपर्ट्स कमेटी की। अपार्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड बाय दिस कमिटी, द कमिटी डिस्कस द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि एक तो इन्होंने कई सारे नोट्स प्रिपेयर करे कि किस किस तरह से काम करेगी, उसके अलावा इन्होंने और क्या क्या चीज़ें डिसाइड करी कि किस तरह से प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या प्रोसीजर वो अपनाएगी। क्वेश्चन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमिटीज़ की क्या क्या कमिटीज़ फॉर्म होंगी, जो हमने अभी पीछे कमिटीज़ देखी है ना, मेजर और माइनर कमिटीज़ देखी थी, वो सब कमिटीज़ अब कौन डिसाइड करेगा? ये एक्सपर्ट्स कमिटी ने डिसाइड किया कि ये सारी कमिटीज़ बनेंगी जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है। एंड द ड्राफ्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने देखा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हमने पढ़ा था ना पीछे, जो क्या कहते हैं 13 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था। राइट, उसके लिए भी जो ड्राफ्ट प्रिपेयर करना था वो भी एक्सपर्ट्स कमेटी ने प्रिपेयर किया था, जो बाद में मॉडिफाई होके प्रियम्बल बन जाता है। टू बी मूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखा था हमने फर्स्ट सेशन जो 9 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, फिर हमने देखा 13 नवंबर को वो चल रहा था। राइट, उसके बाद जो है हमने देखा था जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पास हुए थे उसके लिए ड्राफ्ट भी एक्सपर्ट्स कमेटी ने प्रिपेयर किया था। ऑन द रोल प्लेड बाय द कमिटी इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रैनविल ऑस्टिन, जो रोल प्ले किया था इस एक्सपर्ट कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के अंदर, तो उसके लिए, इस रोल के लिए ग्रैनविल ऑस्टिन जो एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने क्या बोला है कि इट वॉज द कांग्रेस एक्सपर्ट्स कमिटी दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। उसने सबसे पहली बार फाउंडेशनल स्टेप रखा प्रेजेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने? एक्सपर्ट्स कमिटी ने। द कमिटी मेंबर्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम। अब ये जो कमेटी काम कर रही है, ये 1946 का जो सेकंड कैबिनेट मिशन आया था जिसमें 3 जने थे, हमने डिस्कस कर लिया, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स,
पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। उस फ्रेमवर्क के अंदर, उस 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसके जो प्रोविजंस थे, उसके फ्रेमवर्क के अंदर ये एक्सपर्ट्स कमेटी काम कर रही थी। मेड जनरल सजेशंस अबाउट ऑटोनॉमस एरियाज, पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड सेंटर, एंड अबाउट सच इश्यूज एज द प्रिंसली स्टेट्स एंड द अमेंडिंग पावर। यानी कि इन सब बातों के ऊपर उन्होंने जनरल सजेशंस और रिकमेंडेशंस किए टू कैबिनेट मिशंस की, राइट। दे ऑल्सो ड्राफ्टेड अ रेजोल्यूशन क्लोजली रिजेंबलिंग द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। उन्होंने एक और रेजोल्यूशन पेश किया गया जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड था, किससे? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से, जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था पहली सिटिंग के अंदर या पहली मीटिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके क्या क्या क्रिटिसिजम्स हैं।